टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। हमारे साथ कहलगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं पुनः चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले प्रत्याशी और सीपीआई के कद्दावर नेता भी हैं और सीपीआई ने यूं कहें तो अनऑफिशियली तौर पर अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। तो इनसे जानते हैं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीति में आने की इच्छा शक्ति कैसे जगी और कोरोना जैसे महामारी में इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। इसके बाद कहलगांव विधानसभा की संपूर्ण समस्याएं क्या है, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। और सबसे पहले जानेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। हमारे परिवार के मेरे दादाजी जो थे 22 वर्ष तक मुखिया के पद पर रहे। गरीब और सहाय तमाम लोगों का ईमानदारी पूर्वक वफादारी से सेवा करते रहे। ये प्रेरणा हमें उनसे मिली। आपकी राजनीति में आने की इच्छा आपके दादाजी से हुई? हाँ, समाज सेवा की इच्छा उन्हीं समय से हमें। समाज सेवा कब से कर रहे हैं हम लोग यानी कि 95 के बाद से आप समाज सेवा कर रहे हैं? हाँ। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, दादी हैं। हाँ। मेरे चाचा जी हैं। हाँ। भाई बंधु सब हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं? आपकी शादी अभी तक नहीं हुई? नहीं, शादी हुई है। फिर वो भी तो आपके परिवार है? पत्नी है, बच्चे हैं। इसके बाद आपने आखिर सीपीआईएम को ही क्यों चुना? क्योंकि हमने बचपन में देखा, जिस समय हम लोग मैट्रिक कर रहे थे उस समय देखे कि यहाँ सनौरा प्रखंड में मजदूरों के सवाल को लेकर, किसानों को सवाल को लेकर ब्लॉक में काफी लोग घेराव कर रहे थे और हम लोग स्कूल आ रहे थे। रोड जाम था, लोग का भीड़ लगा हुआ था। तो हम लोग देखे लाल झंडा प्रखंड में लहर रहा है। हम लोग रुक के थोड़ा सा बोले कि ये क्या चीज का हो रहा है। तो बोला कि जो समस्या है इस प्रखंड का, उस समस्या को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर वीडियो सीओ को घेराव किया है। उत्सुकता जगते रहा। मेरे दादाजी भी सीपीआई से ही थे। उनसे कई कहानी सुनते थे। नागोदा के यहाँ गद्दावर नेता हुआ करते थे और पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो उनके बारे में पूरे प्रखंड में सभी लोग उनको सम्मान की दृष्टि से आज भी उनको देखते हैं और उनसे सीख लेते हैं। बहुत ही हिम्मत, बहुत ही यानी कि उच्च विचार के लोग थे जो हमेशा वो सहाय लोगों के बीच में सहयोग करते रहते थे। आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, शायद आपको पता होगा, इस विधानसभा का एक ही नारा है, जनता का एक ही कहना है, हमें तो चाहिए सुधार। ये हम नहीं, यहाँ की जनता बोल रही, क्योंकि लगातार 9 चुनाव मतलब 45 साल तक राज किया उन्होंने। हाँ, ये बात सच है कि 45 साल तक 9 बार उन्होंने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए। ये अभी भी कर रहे हैं। इसमें आम जनता का जो रुझान इस बार है, बीच में चुनाव हारे भी थे, जो माननीय विधायक अजय मंडल जी उनको परास्त किए थे और उसके बाद यहाँ के माननीय विधायक अजय मंडल फिर नाथनगर विधानसभा चले गए तो पुनः सदानंद बाबू निर्वाचित होते रहे। लेकिन इस बार पूरी विधानसभा में आम जनता में एक बहुत बड़ा, विशेष करके किसान और मजदूर वर्ग में, युवाओं में एक नया उत्सुकता दिखने के लिए मिल रहा है कि इस बार विधानसभा में बिल्कुल बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। लेकिन ये कहता है कि देश में हाँ एक ही नारा है, मोदी। और ये तो सीपीआई तो कहीं दिख नहीं रही है, डूबती हुई नैया है, डूबती हुई पार्टी है। ये तो कांग्रेस को भी कहते हैं डूबता हुआ पार्टी है। आप वैसे पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? हम एक बात कहना चाहते हैं, डूबता हुआ कौन है और उगता हुआ कौन है। जनता जिस समस्या से जूझ रही है उस समस्या से जो निकाल दे वो सबसे बड़ी बात होगी। और उस समस्या को निकालने के लिए जन संघर्ष का होना बहुत जरूरी होता है और जनता इस मूड में है। तो हर एक जगह जनता ये अभी मान रही है कि मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ही है। आपका क्या चुनावी एजेंडा है? कैसे चुनाव लड़ेंगे? 350 के आसपास बूथ है। सभी बूथ पर कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है चुनाव लड़ने के लिए। 2-2 पोलिंग एजेंट भी चाहिए। इन तरह की तमाम रणनीति पर
आप काम कर चुके हैं या कैसे कर रहे हैं? एक समस्या उत्पन्न होता है आर्थिक का। आज के चुनाव में धन बल का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मेरे पास धन बल तो नहीं है लेकिन जनबल मेरे पास में है। और उसी जनबल के सहारे पिछले चुनाव भी जब हमें प्रत्याशी बनाया था पार्टी ने, तो हम लोग चंदा, पार्टी के लोग ने चंदा किया, चंदा कर करके हम लोग को कि सारा व्यवस्था करने का काम किया और बहुत कम राशि में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1.5 लाख रुपया में मात्र में चुनाव लड़ा गया और पूरा विधानसभा का चुनाव लड़े। और सभी बूथों पर हम लोग पोलिंग एजेंट भी दिए, लेकिन कुछ को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर पोलिंग एजेंट मेरा रहा। और किसी को अफसोस के साथ करना पड़ता है, उन नौजवानों को बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं जो अपना खाकर बूथ पर डटा रहा और वोट दिलाने का काम किया। अभी देश में कोरोना जैसा महामारी चल रही है, इस महामारी के लिए आपने क्या क्या कार्य किया? इस वैश्विक महामारी में और क्योंकि इस क्षेत्र का जिला परिषद प्रतिनिधित्व कर रही है मेरी पत्नी माला देवी है, जो यहाँ की जिला परिषद सदस्य है, उनका 6 महीना का भत्ता जो था वो बोली कि हम 6 महीना का भत्ता हम यहाँ पर देंगे और उसी से राशन पानी ला के जरूरतमंद के बीच में दिया जाएगा। उसके बाद एकाएक मेरे मन में आया कि इतना से कुछ नहीं होगा, जरूरत लोगों को ज़्यादा है। पहले मास्क वितरण किया लोगों के बीच में, उसके बाद हम लोग सब जगह जब देखने के लिए मिला कि लोग के पास में यानी कि राशन पानी का अभाव होने लगा, लोग कहने लगा कि हम लोग का खाने पीने की व्यवस्था का जुगाड़ लगाइए, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तब हम लोग इस बात को रखे, कई जिला परिषद ने सीएम राहत कोष में दिया, तो कोई पीएम राहत कोष में दिया, लेकिन हम लोग निश्चय किया कि हम लोग जनता राहत कोष में डायरेक्ट देंगे, जो भी राशन होगा उनके घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। तब हम लोग ने राशन लेकर के पूरा घर घर तक पहुँचाने का काम किया। वैसे जरूरतमंद लोग जिनके पास सचमुच में खाना कल के डेट में नहीं था, उन लोग तक गांव घर में जाकर पहुंचा के दिए। और उसके बाद हम लोग सोचे कि अब हम लोग को दूसरा रास्ता ये है कि चंदा करना। हम लोग वैसे किसान को पकड़े जो 25 किलो 10 किलो 20 किलो अनाज देने का काम किया। और हम आभार व्यक्त करते हैं इस क्षेत्र के उन किसानों को, नमन करते हैं उनको, जो कि हम लोग को बहुत ही कोऑपरेट किया। और सभी लोग यानी कि चंदा इकट्ठा करके रखता था और रात 11-12 बजे रात तक हम ला करके यहाँ पर इस ऑफिस में रखते थे और हमारे दूसरे दिन नौजवान पैकेट बना करके फिर पहुंचाने का काम करते थे शाम को। आपका दिनचर्या अभी कैसे गुजरता है? अभी दिन भर हम लोग व्यस्त रहते हैं, क्योंकि अभी एक तरफ कोरोना महामारी के चलते जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर भूया है, हाई स्कूल सनहोला है, ताराद है, घनश्याम चक है, आर है, सनोखर है, इन तमाम जगहों का लोग का फोन आते रहता है कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, हमको अन्य तरह का असुविधा हो रहा है। हम उन तमाम लोगों का नाम और उसका यानी कि जो समस्या है उसको नोट करते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी से बात करके उनको हल कराने का कोशिश करते हैं। सरकार से कुछ अपील? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि एक तो जो मजदूर वर्ग का हालात है देश के अंदर में, 14 करोड़ हमारे देश के प्रवासी मजदूर हैं लगभग, और दूसरी जगह जो गए लॉकडाउन में फंस गए, उनको आने का व्यवस्था समुचित होना चाहिए। और यहाँ अगर आ जाते हैं तो उनके पास में एक भयावह स्थिति है कि भोजन पानी का समस्या उत्पन्न हो गया है। उनको जीवन यापन करने के लिए कम से कम उसे 10-10 हज़ार रुपया सभी मजदूर को मिलना चाहिए। हम सरकार से डिमांड करते हैं ताकि उनका दिनचर्या ठीक ढंग से गुजर सके।